नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के तहत मानव प्रजातियों की बात करेंगे। रेसेस ऑफ मैनकाइंड। मानव प्रजाति अथवा नरवंश एक जैविक विचारधारा है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है ये, जिसके अंतर्गत अपन मानव वर्ग को रख सकते हैं या मानव वर्ग को रखा जाता है, जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। कुछ लोग इसको ऐसा बताते हैं कि प्रजातियां या प्रजाति मानव जाति का एक प्रमुख भाग होता है, जो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताओं में चिन्हित होता है। और कुछ ऐसी भी बात करते हैं कि प्रजाति ऐसे लोगों का समूह है जिसमें न्यूनाधिक मात्रा में स्थायी पहचान के लक्षण पाए जाते हैं, जिनसे संबंधित व्यक्ति निश्चित अर्थ जोड़ते हैं। तो प्रजातियों की परिभाषा में सभी के मत समान नहीं हैं, कुछ अलग बताते हैं, कुछ का मत अलग है, लेकिन यह एक बात तय है कि प्रजातियां एक समान लक्षणों वाले मानव समूह हैं, जिसमें मानव जाति का प्रजातियों में विभाजन सामाजिक या सांस्कृतिक न होकर जैविक होता है। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण हैं, वो वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहते हैं। अब दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, या प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो प्रजातियों का वर्गीकरण अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। प्रजातियों की परिभाषा की भांति ही प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में भी अनेक विद्वानों का अनेक मत हैं, फिर भी उनमें मतभेद पाया जाता है। सामान्यतः प्रजातियों का वर्गीकरण उन शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है जिनको आसानी से मापा जा सके। जैसे जो प्रमुख शारीरिक लक्षण हैं सभी प्रजातियों में, एक तो त्वचा का रंग, कद कैसा उसका, मस्तिष्क का आकार कैसा है, चेहरे का आकार है, नाक का आकार है, नेत्र कैसे हैं, बाल कैसे हैं, शारीरिक संगठन कैसा है और रक्त समूह कैसा है। तो अपन प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं कि उनकी त्वचा का रंग कैसा है, कलर ऑफ स्किन कैसा है। यदि अपन मानव प्रजाति से दूर से ही यदि देखें तो सबसे प्रमुख उसके त्वचा का रंग दिखता है, जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब त्वचा के आधार पर प्रजातियों को श्वेत, पीत या पीले तथा काले वर्गों में बांटा गया है। यह एक बहुत ही सिंपल साधारण वर्गीकरण है। कुछ विद्वान इस कलर में भी जाते हैं कि अति सूक्ष्म, जैसे वास्तविक शुद्ध श्वेत कैसा होता है, पीला रंग कैसा होता है, या काले रंग कैसे होते हैं। श्वेत लोग गुलाबी या काले लोग भूरे रंग के होते हैं, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन यह एक प्रमुख है, आधार है, जिससे रेसेस का या प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब दूसरा आता है उसका कद कैसा है। इसको भी आसानी से मापा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रजातियों के वर्णन का अच्छा आधार यदि कद बन सकता है, तो मनुष्य का कद कैसा होता है। कद को भी मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं कि नाटा है, मध्यम है या ऊंचे कद के लोग हैं। तो सामान्यतः कॉकेसाइड जो प्रकार के लोग हैं सबसे लंबे होते हैं, और मंगोलाइड लोग सबसे छोटे कद के होते हैं। ये कद की बात हो गई। अब तीसरा है मस्तिष्क का आकार। कद की भांति मनुष्य के सिर को भी आसानी से मापा जा सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो मानव जाति को प्रजातियों में विभाजित करने के लिए मस्तिष्क को ही फर्स्ट पैरामीटर माना गया है, पहला माना गया है, कि जैसे इसकी गणना बहुत सरल है।
क्योंकि इसमें प्राकृतिक किसी भी मनुष्य की प्राकृतिक रचना में शिरस्त्र सूचकांक सबसे अधिक स्थायी रहने वाला लक्षण है। शेप ऑफ द हेड, शिरस्त्र सूचकांक जो सबसे अधिक मनुष्य की प्राकृतिक रचना में सबसे अधिक स्थायी रहने वाला लक्षण है। जिस शरीर के अन्य अंगों में परिवर्तन होने पर भी बहुत कम परिवर्तित होता है। अब इसका शिरस्त्र सूचकांक का क्या है कि सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100। अब इसमें भी कैपेलिक्स इंडेक्स में जैसे 78.5 से कम है तो लंबा मस्तिष्क है, या 78.6 से 82.5 के बीच का है तो मध्यम मस्तिष्क है, फिर 82.5 से अधिक है शिरस्त्र सूचकांक तो उसका चौड़ा मस्तिष्क आता है। अब चौथा आता है चेहरे का आकार कैसा है। किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट से उसकी प्रजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चेहरा लंबा है या चौड़ा है, टोटी बाहर की ओर निकली हुई है या अंदर की ओर बैठी हुई है, तो इस प्रकार से भी चेहरे के आकार से भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब जैसे नाक का आकार, कई प्रजातियों की पहचान नाक की चौड़ाई तथा ऊंचाई का बहुत महत्व होता है प्रजातियों की पहचान करने में। जैसे नासिका सूचकांक निकाला जाता है कि नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100, तो इससे भी आप उसके नाक का जैसे चौड़ी नाक है, मध्यम चौड़ी या पतली या लंबी नाक है, तो यदि उसका नासिका सूचकांक 85% से अधिक आता है तो चौड़ी नाक है, 75 से 85 के बीच में आता है तो मध्यम चौड़ी नाक है, और 70% से कम आता है तो लंबी या पतली नाक। अब आँखें, नेत्र, कुछ प्रजातियाँ आँखों के रंग से पहचानी जाती हैं। जैसे किसी की प्रजातियों में गहरे रंग की आँख होती है, फिर भूरे रंग की आँख देती है, कुछ में नीले रंग की आँख देखी जाती है। जैसे मंगोलॉइड लोगों की आँख अन्य प्रजातियों से लोगों से आँख से भिन्न होती है। इनकी आँख की ऊपरी पटल लटक कर दरार समान विवर का संकेत देती है, ऐसे बनी होती है, तो उससे आप उसको अलग कर सकते हो प्रजाति को नेत्र के आकार से। अब बाल, मानव प्रजाति के वर्ग में बालों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जो बाकी का है। अब कुछ विद्वान ने तो इसको सबसे महत्वपूर्ण माना, जैसे हैडन है, वो कह रहे हैं कि बालों की आकृति प्रजाति के वंशानुक्रम में निरंतर चली जाती है, उस पर कोई आयु का, नर नारी का भेद, जलवायु, भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से चला जाता है। तो इसमें भी सीधे बाल हैं या पतले बाल है, लंबे बाल है, घुंघराले बाल हैं या चुभने वाले हैं, ऊनी जैसे बाल है, रूखे बाल हैं। तो इसके आधार पर जैसे निग्रो प्रजाति में सामान्य यह देखा जाता है कि लहरदार वहाँ बाल न होकर छल्लेदार बाल होते हैं, वूली, और कॉकेशियन प्रजाति के बालों की आकृति लहरदार होती है, और मंगोल प्रजाति के बाल सीधे खड़े होते हैं। अब ये बालों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब अगला है शारीरिक संगठन या शारीरिक गठन कैसा, उसका बॉडी बिल्ड कैसी है। अब कई शारीरिक गठन में कंधों की चौड़ाई है, सीने की चौड़ाई है, गहराई है, तो इन परिमापों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और अंत में अपन करते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप से। रक्त के समूह को बड़ा महत्व दिया गया है क्योंकि इसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है कि कॉकेशियाइड श्वेत प्रजाति में बी रक्त समूह की अपेक्षा ए रक्त समूह अधिक पाया जाता है। वही मंगोलॉइड में बी रक्त समूह अधिक होता है, जबकि निग्रो लोगों में ए और बी दोनों ही रक्त समूह पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। धन्यवाद।